सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक अहम मुद्दा लेकर। जैसा कि आपने सुना ही होगा, मैं बात कर रहा हूँ आज पालघर इशू की। पालघर इशू में आखिर हुआ क्या, देखिए पहले ये पूरी रिपोर्ट, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉब लिंचिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जुना अखाड़ा के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी। इसके साथ ही देश में एक बार फिर लिंचिंग की खतरनाक प्रवृत्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 16 से 17 अप्रैल की रात 2 साधु 35 साल के सुनील गिरी महाराज और 70 साल के चिकणे महाराज कल्प वृक्ष गिरी मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत के लिए निकले कार से। गाड़ी उनका ड्राइवर नीलेश चला रहा था। दोनों साधु किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। रात थी तो उनकी तेज रफ्तार कार ने 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। जैसे ही उनकी कार दादरा और नगर हवेली की सीमा पर पहुंची, इन्होंने कार का रुख मोड़ लिया, मुख्य सड़क छोड़कर ग्रामीण इलाके का रास्ता ले लिया। अब इनकी कार दावढी खानवेल रोड पर चल रही थी, जिला पालघर। इन्होंने ग्रामीण इलाके का रुख क्यों किया, इसका कारण महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया। उन्होंने कहा कि दोनों साधु बिना परमिशन राज्य की सीमा लांघ रहे थे, उन्हें पकड़े जाने का डर रहा होगा। चलिए वापस साधु वाली बात पर लौटते हैं। इनकी कार जैसे ही दावढी खानवेल रोड में स्थित गढ़चिनले गांव के पास पहुंची। गढ़चिनले एक आदिवासी जनसंख्या वाला गांव है। ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों के बीच काफी दिनों से रात में चोरों के घूमने की अफवाह थी, इसीलिए वे रात को गांव के बाहर चौकीदारी करते थे। तो उस दिन उन्होंने यहां से कार गुजरते देखी तो रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रुकी नहीं। इसी बीच ड्राइवर नीलेश ने पुलिस को फोन किया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, कार पर हमला बोल दिया। तीनों ग्रामीणों की पकड़ में आ गए और उनकी पिटाई शुरू हो गई। गांव वालों ने तीनों को खूब पीटा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची। घायल हो चुके साधु और उनके ड्राइवर को गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन तभी गांव वालों ने फिर से हमला बोल दिया। पुलिस के बीच से खींच के उन्हें पीटा। इस बीच पुलिस वालों पर भी हमला बोला। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जब तक इस पर काबू पाया जाता, ड्राइवर सहित दोनों साधुओं की मौत हो चुकी थी। इस विभत्स घटना का वीडियो 19 अप्रैल को वायरल हुआ। जानने वाली बात यह है कि पालघर में साधुओं की हत्या से पहले इन्हीं ग्रामीणों ने 15 अप्रैल को एक सरकारी मेडिकल टीम पर भी हमला बोल दिया था। उस दिन भीड़ का शिकार होने वाली टीम में पुलिस इंस्पेक्टर काले, एक डॉक्टर और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उस दिन इन 5 ने बमुश्किल अपनी जिंदगी बचाई थी। पुलिस ने इस मामले में 110 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। इनमें से 9 नाबालिग हैं। 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। इनका कहना है कि पालघर की घटना चोरी की अफवाह पर भीड़ द्वारा हत्या का मामला है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से पालघर मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा, कई लोगों ने 3 लोगों को इस कदर मारा कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मॉब लिंचिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मॉब लिंचिंग एक ऐसी भीड़ है कि जो अंधेरे की तरफ ले जाती है, जहाँ पर दूर दूर तक, कहीं तक हमको उजाला नज़र नहीं आता है। चंद लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये पूरी वारदात होनी नहीं चाहिए थी। और मैं ये जो बयान कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप कम्युनिटी एंगल से ना देखें, बल्कि इसको एक अहम मुद्दा समझकर देखें। सिर्फ मैं पालघर की इशू की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि हम उस चीज़ को भी भुला नहीं सकते हैं
जो 2018 में जो बुलंदशहर में हुआ था, हम उसको भुला नहीं सकते हैं। सपूत सिंह के साथ जो किया था वो यकीनन भुलाया नहीं जा सकता है। और दादरी में 2015 में मोहम्मद इखलाक के साथ जो किया गया, यकीनन दुनिया उसको भूल नहीं सकती है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि औरंगाबाद में पीटा इसलिए जाता है, मारा इसलिए जाता है कि उसने नारा नहीं लगाया। कभी हमको ये देखने को मिलता है यूपी की सरजमीन पर सरधना में कि एक मुफ्ती साहब को इस वजह से मारा जाता है कि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। कभी हमको ये देखा जाता है कि यूपी की सरजमीन पर उन्नाव में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को पीटा और मारा जाता है इसलिए कि उन्होंने नारा नहीं लगाया। और ये सिर्फ वही की बात नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे इशू हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह से जुनैद को हम भूल नहीं सकते हैं, अलीमुद्दीन के वाक़या को हम भूल नहीं सकते हैं, इसी तरह से पहलू खां को भी हम भुला नहीं सकते हैं, और ना ही परवेज़ अंसारी के दर्द भरी आवाज़ को हम भुला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुए हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, सवाल इस बात का है कि इस तरह की जो भी वारदात हिंदुस्तान की सरजमीन पर होती है, उस वजह से सिर्फ महाराष्ट्र या स्टेट या किसी स्टेट का नाम बदनाम नहीं होता है, बल्कि पूरे भारत पर ये धब्बा लगता है, ये एक दाग लगता है। बल्कि मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि मॉब लिंचिंग के वारदात इस तरह से कई जगह पर हुए हैं। चाहे वो अलीमुद्दीन का मामला ले लो, चाहे परवेज़ अंसारी का मामला ले लो, पुलिस ने उन लोगों को, उन अपराधियों को जेल में पहुंचाया और वहां पर कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन क्या उस पर अमल हो पाया है? यकीनन कभी भी, कहीं पे भी, कहीं से कहीं तक हमको ये नज़र नहीं आता है कि उस पर अमल किया गया है। जिन लोगों को कैद में रखा गया था, जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, कुछ दिनों के बाद उनको बेल के ज़रिए से रिहा कर दिया जाता है। और जब वो रिहा होने के बाद जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, उनके गले में मालाएं पहनाकर उनको खुशामदीद कहा जाता है, उनको वेलकम कहा जाता है। ऐसे ही लोगों की वजह से मॉब लिंचिंग की वारदात बढ़ती चली जा रही है। मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हर एक के जहन में एक सवाल उभरता होगा, क्या इस पर सरकार ने कोई कानून नहीं लाया जो मॉब लिंचिंग करते हैं? यकीनन कानून लाया है, लेकिन उस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। 2018 में 3 जजिस की बेंच बैठी हुई थी। वो 3 जजिस कौन थे? पहली वैचल रिचोड और M.A. खान वेलकर और तीसरा जज दीपक मिश्रा। ये तीनों जजिस ने गाइडलाइन को जारी किया था 2018 में, जो 10 से 11 बातों पर मुश्तमिल थी कि स्टेट में एक ऐसा ऑफिसर को तैयार किया जाए, उसके नीचे पूरी फोर्स को तैयार किया जाए कि जहां पर भी ये मॉब लिंचिंग का मामला सामने आए, लिहाजा जल्द से जल्द उसको कंट्रोल में लाया जाए। सबसे पहले तो वो जो ऑफिसर होगा वो मॉब लिंचिंग होने ही ना दे, इस तरह की गाइडलाइन को जारी किया गया। और अगर मॉब लिंचिंग हो गई तो उसको 4 से 5 महीने में उसके जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। इस तरह से 10 से 11 बातें लिखी हुई थी, लेकिन क्या इस पर अमल हो पाया है? यकीनन कहीं से कहीं तक पूरे भारत में ज़्यादा अमल इसके अंदर नहीं पाया गया, बल्कि पूरे भारत में सिर्फ 3 स्टेट ने इस पर अमल किया है। पहला स्टेट है मणिपुर, दूसरा स्टेट है राजस्थान, तीसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। इन तीनों स्टेट के अलावा किसी स्टेट में भी इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई, इस पर सख्ती से अमल नहीं किया गया। सख्ती से अमल न करने की वजह से नताइज आप देख सकते हैं कि पालघर में जो हुआ, काश अगर पहले से इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाती तो यकीनन पालघर में इस तरह का इशू हमारे सामने नहीं आता, इस तरह से मॉब लिंचिंग के वारदात हमारे सामने नहीं आते हैं। बल्कि मैं सैल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को कि उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ इस पर एक्शन लिया।
110 लोगों को हिरासत में लिया गया और इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बल्कि इस केस को CID के सुपुर्द किया गया है। और मुझे पूरा यकीन है हमारे महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से कि ये ऐसी कार्रवाई करेंगे, यकीनन पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनती नजर आएगी। बल्कि मुझे हुकूमत से ये उम्मीद है एक कठोर से कठोर कानून लाएगी और यकीनन उस पर अमल भी होगा। मैं सिर्फ पालघर के इशू के इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें इंसाफ तो दिया जाए। इससे पहले भी जो इश्यूज हुए हैं उन लोगों को भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है, लिहाजा उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी मैं हुकूमत से उम्मीद करता हूँ।